हेलो नमस्कार दोस्तों, एसक्यू ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा री 2.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न जो है आपके पूर्व की परीक्षा यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो प्री 1 की परीक्षा ली गई, यानी कि जो परीक्षा आप लोगों को इसके पहले ली गई थी, उसमें यही सेम पैटर्न फॉलो किया गया था और उन्हीं सब सिलेबस को देखते हुए, उन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज का यह जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ये सिलेक्शन वाली सीरीज को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए, आज का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्त आप लोग के लिए कि पानी में हवा का बुलबुला कैसे वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। यानी कि पानी में जो हवा का बुलबुला है वो कैसा काम करेगा, ठीक है ना? जैसे करता है, कौन सा उत्तल दर्पण जैसा करेगा या उत्तल लेंस जैसा या अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, पानी में जो हवा का बुलबुला जो है वह जो है आप लोगों को ये अवतल लेंस की भांति काम करता है। किसके भांति काम करता है ये? अवतल लेंस के भांति काम करता है। आप लोग दोस्त, जब मैं ये आप लोग के लिए आज ये जो 40 प्रश्न आप लोग के लिए कराऊँगा, जो कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग मेरे साथ-साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर साथ-साथ देते चलिए, ताकि आप लोग की जो परीक्षा है, उसमें बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है और यह अंतिम तैयारी में आप लोग मेरे साथ-साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट का उत्तर साथ-साथ देते चलिएगा प्रश्नों का, तो आप लोग को अंतिम में ये बताने में सुविधा होगी कितने प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोगों ने सही किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा देखिए, ये आप लोग का करंट अफेयर से प्रश्न आ गया कि 2024 में जी20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में जो जी20 की मेजबानी की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्त, तो कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आप लोगों के पास जापान, फ्रांस, चीन और ब्राजील। ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही हो जाएगा? तो दोस्तों, 2024 में जो ये जी20 की मेजबानी जो है अपने भारत देश के द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा को दिया गया और उन्होंने ही 2024 की मेजबानी जो है जी20 की स्वीकार की है, ठीक है ना? और यह जो जी20 है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात की जा रही है दोस्त। ऑप्शन है आप लोगों को ऋषभदेव, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध और पार्श्वनाथ। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा जैन धर्म के लिए? तो दोस्तों, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह जो थे ये पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है ना? ये पार्श्वनाथ है, वह नहीं है, पार्श्वनाथ थे, ठीक है? आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि सत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? आप लोग के पास ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यह जो असम जो है, बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सत्रिया नृत्य के लिए। तो नृत्य से जितने भी प्रश्न जो बनते हैं आप लोग को परीक्षाओं में, उसके लिए मैं आप लोग को सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा और मेरे चैनल पर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अलग-अलग टॉपिक पर, जैसे कि अभी आप लोग के लिए जी20 का पूरा हो गया, पूरा जितना उससे प्रश्न बनता है, चंद्रयान 3 से जितना प्रश्न बनता है, आदित्य L1 से जितने प्रश्न बनते हैं, यानी कि टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप लोगों के लिए एकदम कंप्लीट तैयारी जो है हमारे चैनल पर वैसे वीडियो उपलब्ध हैं, जिसको आप लोग देखकर आप लोग सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। और यह जो सिलेक्शन वाली सीरीज है आप लोग की परीक्षा तक चलती रहेगी। तो दोस्तों,
आप लोग के लिए जो इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग को ये आप लोग से अपेक्षा रखी जाती है कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। और जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर, वो तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसा ही आगे वीडियो मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आप लोग के लिए हो गया। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1920 में शुरुआत हुआ था और ये 1922 में खत्म हुआ था। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? ठीक है ना? असहयोग आंदोलन जो 1920 में चालू हुआ और 1922 में उसको निलंबित कर दिया गया। तो क्यों किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है: गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों, यह जो चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी, ठीक है ना? चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी, इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये 6 नंबर प्रश्न है। देखिए साइंस से प्रश्न है ये। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन है, वो किसने किया था दोस्तों? यह जो हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, ये आइंस्टीन हो जाएगा। कौन हो जाएंगे ये? आइंस्टीन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि अल्टरनेटिव करंट को एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कौन से उपकरण के द्वारा आप लोग को ये कन्वर्ट किया जाता है? इस प्रश्न का मतलब यही है। ऑप्शन ए है फिल्टर, बी रेक्टिफायर, सी मोटर, डी ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ये एक रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो कि आप लोग को एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। क्या ये? रेक्टिफायर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, ये भी साइंस से प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन है आप लोग के पास: न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त, रॉकेट की सिद्धांत की अगर बात की जाए, तो दोस्तों यह जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। कौन से नियम पर? न्यूटन के तृतीय नियम पर ये कार्य करता है, रॉकेट जो है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, ये भी साइंस से प्रश्न है, लेकिन वो सब फिजिक्स से प्रश्न थे, लेकिन ये केमिस्ट्री से प्रश्न है। आप लोग के रसायन विज्ञान से प्रश्न है। तो दोस्तों, साइंस में आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से प्रश्न जो है इस सीरीज में रखा गया है, आज के प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। और आप लोग के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये पॉलिटी, और आप लोग के लिए ज्योग्राफी, इन सब विषयों से आप लोग को मतलब बिल्कुल मिक्स करके जो आप लोग के सिलेबस के अनुसार, जो आप लोग का सिलेबस का डिमांड है उसके अनुसार से इस सीरीज को बनाया गया है, इसके प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। और यह सीरीज जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपना इस सीरीज पर प्यार दिखाइए और बिल्कुल ये सीरीज आप लोग के परीक्षा तक बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेगा और ऐसे ही नए नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के समक्ष में लाता रहूंगा। तो ये प्रश्न है आप लोग के लिए: शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? जो शून्य समूह में रखे गए तत्व है वो किस नाम से जाने जाते हैं दोस्त? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, ये निष्क्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये निष्क्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं, जो शून्य समूह में रखे गए हैं जो तत्व। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि पीएच मूल्यांक दर्शाता है। तो देखिए, ये पीएच मूल्यांक जो है, इससे प्रश्न दोस्तों कई प्रकार के बनते हैं। जैसे कि एक तो प्रश्न बन गया कि पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछ दे, तो आप लोग के लिए फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना? पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। पीएच अगर पूछ ले कि पीएच जो पैमाना है, इसका जो आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों ये सोरेनसन के द्वारा किया गया था। सोरेनसन के द्वारा किया गया था ये आविष्कार। ठीक है। और यही पूछा जा रहा है कि पीएच मूल्यांक जो है ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, पीएच मूल्यांक जो है किसी भी घोल को अम्लीय या क्षारीय होने का यह जो पैमाना है, ठीक है ना? एक तरफ से ये पैमाना का कार्य करता है कि कोई घोल जो है वो अम्लीय है कि क्षारीय है,
इसकी गणना जो है ये पीएच स्केल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यही पीएच मूल्यांक यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। ये चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है ये कहाँ पर है दोस्तों। ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। तो चौरी चौरा जो है ये आप लोग को गोरखपुर में है। ये जो स्थल है ये गोरखपुर में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को वो कौन सी उपाधि थी जिनको उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। ऑप्शन है हिंद केसरी, राय बहादुर, कैसरे हिंद, द राइट ऑनरेबल। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। तो दोस्त मेरे, यह जो कैसरी हिंद की उपाधि जो दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने इसको ये अंग्रेजों को लौटा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की बात की जा रही है दोस्त। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1923 में की गई। कब की गई, 1923 में की गई। तो आप लोगों ने देख लिया कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की। अगर प्रश्न इससे ये पूछ दे कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में की गई, ये तो बात चलिए सही है। किनके किनके द्वारा की गई। तो दोस्तों यह देश बंधु चित्तरंजन दास, मैं लिख दे रहा हूं आप लोग को, चित्तरंजन दास, ठीक है ना, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यह जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों डेसिबल जो है ये किसको नापता है। ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो दोस्तों डेसिबल जो है ये ध्वनि को मापने में इसका कार्य किया जाता है, यानी कि वातावरण में जो ध्वनि को मापा जाता है ये डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। यानी कि जो ठगी का उन्मूलन हुआ उससे संबंधित सुधार कार्यों को किसने लागू किया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, विलियम बेटी और लॉर्ड डलहौजी। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेटिक जो है इन्होंने ही ठगी के उन्मूलन संबंधित सुधार कार्यों को इनके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। यानी कि फ्यूज की तार को किन लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोधकता उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधक उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता निम्न गलनांक, न्यूनतम प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। ये चार ऑप्शन आप लोग को जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी मेरे भाई मेरे दोस्त ये जब भी फ्यूज की तार की बात की जाए तो यह जो हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक जो है वो फ्यूज की तार की पहचान होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि बेलूर निम्नलिखित में से किस महापुरुष से संबंधित है। ठीक है ना, बेलूर निम्नलिखित में से किस महापुरुष से संबंधित है। ऑप्शन है गुरु नानक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। इन चारों ऑप्शनों में से किससे संबंधित है ये बेलूर मठ। ठीक है ना, ये बेलूर मठ भी है जो कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ है ये बेलूर जो है। और यह जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से संबंधित है। ठीक है ना, ये आप लोग को जो बेलूर मठ जो है ये किससे संबंधित है अगर पूछ दे तो यह जो हो जाएगा आप लोगों को किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों,
तो आप लोग यहाँ पर देख लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा इसको ये आप लोग को संबंधित है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में आप लोग को ये रामकृष्ण परमहंस न देकर अगर कहीं आप लोग को स्वामी विवेकानंद भी दे देता, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद भी दे देता तो दोस्तों वो ऑप्शन भी सही हो जाता, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। क्योंकि बेलूर मठ की जो स्थापना है ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये बेलूर जो है, बेलूर मठ की स्थापना जो है अगर पूछ दे तो आप लोगों को 1897 ईस्वी में किया गया। कहाँ किया गया था दोस्तों, यह जो है ये कहाँ किया गया, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। और यह जो स्वामी विवेकानंद जी जो है ये किसके शिष्य थे दोस्तों, तो यह जो है ये रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो ये रामकृष्ण जी के आपको ये शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है आप लोग को कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ। ऑप्शन है दिसंबर 1942, अगस्त 1943, दिसंबर 1943, अगस्त 1942। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग को, यह जो हो जाएगा ये अगस्त 1942 में यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन को ये शुरुआत हुआ था, अगस्त 1942 से हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, देखिए ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है ना। ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई। ये लर्न एंड अर्न योजना की बात की जा रही है, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, तो दोस्तों यह जो मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये काफी ही महत्वपूर्ण योजना लर्न एंड अर्न योजना को शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों परीक्षाओं में जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चालू की जाती है उससे काफी प्रश्न आप लोग को भर भर के पूछे जाते हैं परीक्षा में। और आप लोग के लिए ये बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए ये सब जो है आप लोग के लिए हॉट टॉपिक है। तो इनको आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। आप लोग के लिए तैयारी जो है आप लोग रेगुलर जो है इसके ग्लोबल क्लासेस पर विजिट करते रहिए। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप लोग को इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहा जाएगा। आप लोग चैनल को बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आप लोग के लिए इतना जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट में लेकर आता हूं तो आप लोग के लिए इतना तो करना बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर आज का प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है दोस्तों उसमें लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील की अगर बात की जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों ये क्रोमियम निकेल, और यह तो लोहा बता ही रहा था, यानी कि क्रोमियम निकेल और लोहा जब मिल जाएगा तो यह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ठीक है ना। ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 21 है। ये देखिए बायोलॉजी से प्रश्न है आप लोग के लिए, ये साइंस में बायोलॉजी से प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है ये कहाँ पर होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है। प्रमस्तिष्क में होता है, अनुमस्तिष्क में होता है, कशिक रज्जु में होता है, या तंत्रिका कोशिका में होता है। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो ये नियंत्रण केंद्र होता है दोस्तों यह जो हो जाता है कशिक रज्जु में हो जाता है। कशिक रज्जु में हो जाता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 22 है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है। लोहा में जब जंग लगता है दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बाहर में अगर कोई लोहे की छड़ या किसी चीज को बाहर रख दिया जाता है तो उसमें जंग लगने लगता है, रस्टिंग होने लगता है वो, ठीक है ना। तो वो उसका मुख्य कारक क्या है, तो दोस्त मेरे यह जो होता है उसका मुख्य कारक जो होता है ये ऑक्सीजन जो है, ये बिल्कुल उसका मुख्य कारक होता है लोहे में जंग लगने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
नेक्स्ट प्रश्न 23 है आप लोग को दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार जो दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, यानी कि दल बदल का जो नियम जो है का इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। ये चार अनुसूचियां जो दिया गया है दोस्तों, इसमें से कौन सी अनुसूची जो हो जाएगा ये दल बदल के लिए ये आप लोग के लिए सही हो जाएगा। दोस्त जब भी दल बदल की बात की जाए तो दोस्तों यह जो है 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बात की गई है, दल बदल की बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आप लोग को कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है दोस्तों, ये छोटी आंत में संपन्न होता है। किसमें? छोटी आंत में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25 है। ये देखिए आरएच कारक की बात की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों कि आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया। ये आरएच कारक जो नाम रखा गया ये किस जानवर से लिया गया था दोस्तों। तो यह जो है ये बंदर जो जानवर है, बंदर से ही ये आरएच कारक जो है ये इसी जानवर से लिया गया यह नाम। ठीक है ना, ये आरएच कारक जो है ये बंदर के से लिया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण फैक्टरों की मैं बात करूं तो आरएच फैक्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये देख लीजिए। तो पहले अगर पूछ लेगा कि आरएच जो ये आरएच कारक कह ले या आरएच फैक्टर पूछ ले, फैक्टर मतलब ही कारक होता है। ठीक है ना, ये आरएच फैक्टर या आरएच कारक, आरएच कारक पूछे, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी खोज जो है दोस्तों यह जो है 1940 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1940 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया तो ये भी देख लीजिए। यह जो है लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया, लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। ठीक है ना, ये इनका पूरा नाम जो है ये कॉल, मैं लिख दे रहा हूँ, कॉर्ल लैंड स्टीनर जो है इनका नाम हो गया। इनके द्वारा ही आरएच फैक्टर की ये जो खोज है किया गया। और यह जो आरएच कारक जो है ये बंदर से लिया गया है नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 26 देखिए, ये इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ गया कि घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। ये घाटे की जो बजट की पूर्ति है ये किससे पूरी की जाती है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। तो इन चार प्रश्नों में से कौन सा ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी घाटे की बजट की पूर्ति होती है या तो प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर होती है, या अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर, या नोट को छापकर, या को तीनों को, ये तीनों जो ऑप्शन है इन तीनों ऑप्शनों को करके ये की जाती है। तो इस प्रश्न के लिए ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से ये घाटे की बजट की पूर्ति की जाती है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 है कि पानी का घनत्व जो है किस तापमान पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आप लोगों के पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये चार ऑप्शन जो है आप लोग के लिए पानी का घनत्व का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जो दो ये पानी का जो डेंसिटी है यानी वाटर का डेंसिटी जो है अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो आप लोग जो है देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह जो है आप लोग के ये सिलेक्शन वाली सीरीज में लेकर मैं आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं ये बता दूं कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त जो है उनको हमारे पढ़ाई हुई चीज़ों को आप लोग को लगता है कि सर के द्वारा काफ़ी अच्छी मेहनत की जा रही है, आप सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन के माध्यम से भी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग के द्वारा ये सपोर्ट जो है बिल्कुल अपेक्षित है। आप लोग चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न 28 है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ये राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ये चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, हेनरी मुनरो, थॉमस मुनरो, डेविड रिकार्डो, माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, यह जो थॉमस मुनरो जो है, थॉमस मुनरो लिख ले या ऑप्शन में थॉमस मुनरो आ जाए, दोनों में घबराइएगा नहीं, दोनों बात एक ही होता है। तो राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है ये थॉमस मुनरो के द्वारा ही ये सर्वप्रथम किया गया। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 29 प्रश्न है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। हर्षवर्धन के काल में जो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था था दोस्तों, वो किस स्थान पर था। ऑप्शन है आप लोगों के पास, उज्जैन में, तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में। तो दोस्तों ये जो है आप लोग के बिहार से आप लोग के लिए ये प्रश्न है, बिहार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था जो था ये नालंदा में था। ठीक है ना, नालंदा में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आज का 30वां नंबर प्रश्न है कि मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये चार ऑप्शन जो है इसमें से एक का वो वाहक नहीं है, बाकी तीन का है। तो दोस्तों मच्छर जो है ये फाइलेरिया का वाहक होता है, बिल्कुल होता है, मलेरिया का भी होता है, पित्त ज्वर का होता है, लेकिन ये जो यक्ष्मा जो है, यक्ष्मा का ये वाहक नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये अक्षमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो इन तीनों का तो होता ही है, नहीं जो होता है ये यक्ष्मा का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 31 है आप लोग को। देखिए ये सब बायोलॉजी से प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है आप लोग के पास, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये विटामिन के जो है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो जो है हमारे साइंस वाले प्लेलिस्ट में आप लोग को ये मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप लोग अगर वो वीडियो देख लीजिएगा, जितने भी विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 32 है कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था। यानी कि यहाँ पर पंचतंत्र की लेखक की बात की जा रही है। तो पंचतंत्र को किसने लिखा था दोस्तों, तो यह विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र को लिखा गया। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 33 है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। भारत की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो दोस्तों ये चीन जो है, चीन तो भारत से सटा हुआ ही है। और कौन सी रेखा इसको अलग करती है, तो मैकमोहन रेखा अलग करती है। ये बर्मा हो गया, ये भी भारत की सीमा से लगता है। भूटान हो गया, ये भी लगता है। लेकिन यह जो ताइवान जो है दोस्त मेरे, यह जो है भारत की सीमा से यह नहीं लगता है। ये ताइवान जो है ये भारत की सीमा से नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 34 है। ये देखिए ज्योग्राफी से प्रश्न चल रहा है दोस्तों। ये यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बज रहा हो तो भारत में समय क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भारत का समय जो है ये आप लोग जानते ही हैं कि 5.5 घंटा जो है ये आगे चलता है। ठीक है ना, यानी कि इस अनुसार से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जब 12 वहां पर बजेगा दिन का, तो यहाँ पर 5:30 बजे ये शाम हो जाएगा। ठीक है ना, 5.5 घंटा आगे जो हो जाएगा ये भारत का मानक समय है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 35 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन जो है, ऑप्शन है दिव्य देवदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका, अर्थशास्त्र। ये चार ऑप्शन जो है, इस चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पाटलिपुत्रा का प्रशासन का जो वर्णन है। तो दोस्त मेरे, पाटलिपुत्रा का प्रशासन का जो वर्णन है ये इंडिका में वर्णन किया गया है। और इसके लेखक को अगर बात पूछ दे
तो यह जो हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा ये, इसके लेखक हो जाएंगे। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो हो जाएंगे इसके लेखक हो जाएंगे, इंडिका के जो लेखक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 36 है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन है आप लोगों के पास ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो दोस्तों यह जो है आप लोग के वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न जो है आप लोग के लिए ये मैं यहाँ पर रखा हूँ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों यह जो कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है ना, केनिया हो जाएगा और इंडोनेशिया जो हो जाएगा, इन्हीं 3 देशों से आप लोग को भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। इस ऑप्शन में जो देश दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया जो है भूमध्य रेखा से ये पास करता है। जो भूमध्य रेखा इन्हीं 3 देशों से पास करता है, और देश भी है जिससे ये भूमध्य रेखा जो है गुजरती है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 37 है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन है चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय एवं ये जौ हो जाएगा, ठीक है ना, ये जौ है, मूंगफली, काफी एवं जौ, इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्त यह जो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है ये चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा और मक्का हो जाएगा। यही 3 जो फसल है ये बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 38 है आज का कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है, ठीक है ना, महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और जनगणना से प्रश्न जो है आप लोग को बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछली बार जो है आप लोग को जो बीपीएससी ट्री का परीक्षा हुआ था उसमें ये पूछा था कि महिला साक्षरता दर के बारे में पूछा था वहां पर कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो आप लोग को इस जनगणना से आप लोग को बिल्कुल देख लेना है प्रश्नों को, और आप लोग को शानदार प्रैक्टिस के माध्यम से इसी चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग को लगातार ये जो है आप लोग को कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और सभी प्रश्नों को आप लोग को आपके समक्ष आप लोग के लिए लेकर आऊंगा मैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, यह गोपालगंज जिला जो है वहां पर महिलाओं की संख्या जो है पुरुष की संख्या से अधिक है। यानी कि अगर बात करें तो गोपालगंज जिला जो है लिंगानुपात के मामले में काफी आगे है बिहार के सभी जिलों में। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 39 प्रश्न है आज का कि लक्षद्वीप नामक द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ये लक्षद्वीप की बात की जा रही है दोस्तों। ऑप्शन है आप लोग के पास अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये लक्षद्वीप के लिए। तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है ये अरबियन सी में है, यानी कि अरब सागर में यह द्वीप जो है स्थित है, ठीक है ना। ये अरबियन सी में है ये लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आज का ये देखिए 40वां प्रश्न है, यानी कि आप लोगों के लिए ये 40 प्रश्न जो है इस प्रश्न को कर लेने के बाद में हो जाएंगे। प्रश्न है इनमें से कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन है आप लोग के पास राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, भगत सिंह। 4 ऑप्शन आप लोग के लिए दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों को आप लोग को देखना है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिहार में किसान आंदोलन की अगर बात करें तो इससे जो जुड़े थे दोस्तों ये जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये इससे जुड़े हुए थे बिहार में किसान आंदोलन के, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए 40 प्रश्न जो है आप लोग के लिए मैं कंप्लीट करा दिया हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग को आज का यह जो क्लास है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग अभी तक जो दोस्त आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से भी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने कर ही आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आप लोग के लिए मैं एक होमवर्क प्रश्न भी देता हूं जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और आप लोग 40 प्रश्नों में से कितना सही किए इसको कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा।
बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का सही जवाब किया। चलिए आज का होमवर्क प्रश्न आप लोग के लिए दे दूं मैं। होमवर्क प्रश्न आप लोग के लिए है कि मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है, यानी कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न हो गया और इसका उत्तर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्त मेरे आज के लिए बस इतना ही, और अगला आप लोग के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।